ये एक गौशाला है छोटी सी। ये हैं उनके मालिक चंद्रशेखर जी। इसका नाम है गोलोक गौशाला। गोलोक गौशाला है इसका नाम। और ये है कूप बना हुआ यहाँ, और ये गोबर वगैरह बाहर का एरिया में। यहाँ गौएं बंधी हुई हैं। सफाई बहुत रखनी पड़ती है। अभी अभी चंद्रशेखर जी ने धोया है, अभी दूध निकालेंगे यहाँ। वो हमें बताएंगे कि गायें जो हैं किस किस प्रकार की हैं और कितना कितना दूध देती है, कौन कौन सी गायें हैं। देखिए ये चंद्रशेखर जी आ रहे हैं और पानी वगैरह भी इनको पिला रहे हैं। पानी पिए गुड्डन। इसका नाम गुड्डन है। देखिए गुड्डन पानी पी रही है। गुड्डन पानी पी लो। गुड्डन पानी पियो। आओ गुड्डन। और ये दूध निकालता है। क्या नाम है भैया तेरा? रामा यादव। ये है रामा यादव। और यहाँ पानी की भी व्यवस्था की हुई है। चंद्र देखिए यहाँ यहाँ पे अब थनों को धोया जा रहा है दूध निकालने से पहले। चंद्रशेखर जी आइए। तो आप ये बताइए कि जो ये गौमूत्र करती हैं और जो ये गोबर है, आप इसको किस उपयोग में लाते हैं? इधर इधर ही आ जाइए। इधर रोशनी ज़्यादा है। इधर ही। जो भारतीय गाय का गौमूत्र है ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। जैसे कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या किसी व्यक्ति को शुगर है, तो इसका जो गौमूत्र है, जो गाय गाभिन नहीं है उसका लिया जाता है और उसको 8 तह सूती कपड़े में छान करके प्रयोग किया जाता है। उसमें बराबर पानी मिला कर लिया जाए तो शुगर में लाभ करती है। मतलब अंदर जितनी भी समस्याएं, चाहे पाचन की समस्या हो, उसमें गौमूत्र, लेकिन ये प्रातःकाल खाली पेट लिया जाए। अच्छा 50 ml पानी मिला करके। क्या आप जो यहाँ गौमूत्र करते हैं तो क्या इसका उपयोग करते हैं या ये नाली में जा रहा है? ये गौमूत्र यहाँ से नाले में हम धुलाई करते हैं, खेत में जाता है। गोबर और गौमूत्र। और ये कीटनाशक जो डालते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसके गोबर से। तो ये जो सामने खेत आपने कर रखा है यहाँ पे, ये आपका खेत है? ये हाँ, ये गाय की जगह है 1 एकड़। और इसमें इसी के गोबर इसमें आपने क्या उगा रखा है चंद्रशेखर? अभी इसमें घास है, प्राकृतिक घास है। नहीं, जो ये पौधे उगा रखे हैं सामने, किस पौधे प्रकार के पौधे हैं? ये 35 प्रकार के, वो इसमें आम वगैरह हैं। अच्छा। और फलदार अमरूद हैं। हाँ जी। कुछ छायादार पेड़ हैं। अच्छा। और जो गोबर हमारे पास रहता है, इसको हम लोग अभी जैसे भी खेती में कुछ भी बोते हैं, अभी ज्वार बोई है। हाँ। तो उसमें पहले डाल करके पानी दे करके खेत में, हाँ। तब जुताई करके तब हम बीज बोते हैं, तो हमें कोई भी यूरिया खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप इसको गोबर को सीधा ही डाल देते हो या इसका कैसे कैसे डालते हैं? गोबर को सीधा ही डाला जाता है। पहले इसको कोई जैसे इकट्ठा होता है करीब 2-3 महीने में। हाँ। इसके अंदर जो केंचुए वगैरह होते हैं वो इसको खा पी करके इसको दूसरे रूप में ले आते हैं, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है ये। हाँ जी। और जब ये खेत में जाता है तो खेत में जुताई करके खेत में पानी देना पड़ता है। उसमें घुल करके जो इसकी शक्ति है वो गोबर की, वो खेत को मिल जाती है। और जो गोबर से खेती होती है उसको प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है। और 10-12 फीट तक इसका असर रहता है। और उसमें केचुआ पैदा होता है जो किसान का मित्र होता है। केचुआ 1 महीने में 3600 रुपये काम करता है। जाएगा किसी रास्ते से, आएगा दूसरे रास्ते से, और बहुत संख्या में बच्चे पैदा करता है। निराई गुड़ाई का काम वो केचुआ करता है। और जब बारिश होती है तो वर्षा जल संरक्षण भी उसी के द्वारा होता है। अच्छा। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इसके ठीक उलट जो आजकल ये रासायनिक खाद डाले जाते हैं, ये रासायनिक खेती, इसमें जमीन
की मुलायमियत ख़त्म हो जाती है और जितना खाद डाल रहे हैं हर बार उससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। खेत की जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है और ये छन छन करके सतह दर सतह परत दर परत ये ज़मीन में नीचे जाता है और हमारे जो पीने का जल है उसको दूषित करता है। आज पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए पूरा जल हमारा ख़राब हो गया है और हम लोग जो RO वाटर पी रहे हैं या जो भी मिनरल वाटर पी रहे हैं उसमें वो गुणवत्ता नहीं बची जो भोजन को बचाने वाली है। कहीं लोगों की किडनी ख़राब हो रही है, कहीं पथरी बन रही है, प्रोटीन नहीं पच रहा, तो इस तरह की समस्या पैदा हो रही है। एक और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है, पानी खराब हुआ, हमारी साग सब्जी सब स्प्रे हो रहे हैं, सब कीटनाशक जहरीले खाद उसमें डाले जा रहे हैं। हमारा जो गेहूँ चावल है जो हम सामने खेत है देखते हैं टाइम के टाइम तक स्प्रे होता है इनमें। तो इसके बाद हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जो बोतल में पानी में घुला हुआ जहर जिसको कोल्ड ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, जिसकी भारत में 20-30 प्रकार की अलग अलग कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक आ रही है। इसमें जहर घुला हुआ है। इसका पीएच जो है वो फिनाइल के पीएच से मिलता है और ये टॉयलेट क्लीनर है। राजीव भाई दीक्षित ने इसको सिद्ध किया हुआ है और कि ये टॉयलेट क्लीनर है और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। आज हमारे देश में कोई विकल्प नहीं बचा और आज ये कोल्ड ड्रिंक के नाम पे जो जहर है बोतलों में घुला हुआ है और इसको लोग पी रहे हैं, पी करके बीमार होते हैं, बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं और जब हॉस्पिटल में इलाज होता है तो अंग्रेजी दवाई का इलाज होता है और उस दवाई का ये रहस्य है कि जो दवाई 1,000 रुपये बनती है वो बिकती है 11,000 की। इतना ज़्यादा उस पर प्रॉफिट लिया जाता है और हमारे देश में आदमी आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोरोना महामारी में देखा कि किस किस तरह से लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो तड़प तड़प करके मरे हैं। तो हमारे भारत में सबसे पहले तो गाय का पालन हो, इसका संरक्षण हो, इसकी गोचारण भूमि खाली हो। सरकारों ने इस तरफ से आंख मूंद ली है और इसको ठेके पे चढ़ा दिया है। दूसरा सरकारों ने जो अनैतिक कृत्य किया वो ये किया है कि अभी नया कानून पास किया जिसमें जीवित पशु को वो विदेश को भेजेंगे, बेचेंगे। ये बहुत दयनीय स्थिति है। तो मैं यहीं पे एक बार फिर आपसे पूछूंगी कि आपने कितनी ज़मीन ली है जो आप क्या क्या उसमें उगा रहे हैं? हमारे पास अभी ये गौशाला में 2 एकड़ ज़मीन है। इसमें हम लोग अभी फलदार वृक्ष लगाए हैं और जो रोज़मर्रा की सब्जी है, सब्जी बोई हुई है, लौकी है, तोरी है, कद्दू है। तो आपने गेहूँ चावल नहीं लगाए? नहीं, गेहूँ चावल के लिए अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं। निकट भविष्य में और ज़मीन लेंगे तो उसमें हम लोग गेहूँ चावल दूसरे तरह के अनाज जैसे मक्का है, चना है, बाजरा है, मंडवा है, रागी है, सामक है, जो दूसरे अन्न हैं जो उस अन्न को खाने से बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। इन गेहूँ चावल को खाने से सबसे पहले तो शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, शुगर में इनको बंद करना पड़ता है। दूसरा जैसे चना है जो है वो लेने पड़ते हैं, उसमें रिकवरी होती है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अभी कोई इस तरह की आशा किरण नज़र नहीं आ रही कि सरकार भी कोई ऐसे कदम नहीं उठा रही, मूक दर्शक बन के बनी बैठी है। और ये हमारे देश में कोका कोला का या कोल्ड ड्रिंक का इतना बड़ा व्यवसाय हो चुका है और इतने बड़े पैमाने पर बीमारी हमारे देश को परोसी जा रही है, लोग इसके आदी हो चुके हैं। तो चंद्रशेखर जी, आपका जो दूध है वो हर व्यक्ति तो नहीं ले सकता भाई? 75-80 रुपए किलो जो आप दे रहे हैं हमारे पास अभी उपलब्धता नहीं है। जो हमारे साधक लोग हैं और हम लोग बस इनके खाने का जो खर्चा होता है, जो इनके क्योंकि गाय का दूध जो है वो आपका इस हिसाब से आपका गाय जो का रखरखाव महंगा ज्यादा है। जैसे हमारे गोपालक भी हैं, ये इनकी भी तनख्वाह है और गायों का चारा, पानी, भूसा, बस अभी तक इसी की पूर्ति हो जाती है। जो हमारे साधक लोग हैं उनको हम दूध देते हैं। अभी हमारे पास उपलब्ध भी इतना दूध नहीं है, भविष्य में जैसे ही होगा। अभी भी सामान्य तो जब आपके पास गायें अधिक हो जाएंगी तब क्या दूध बनने के आसार हैं? कहीं पे बातचीत हुई है आपकी? वो तो परिस्थिति के हिसाब से जब पैदा होता है तो उसी समय कस्टमर भी मिल जाते हैं। अभी सामान्य गांव है, वहाँ पर देशवाल जी का एक फार्म है, उन पर 100 गायें हैं और उनका दूध आता है। उनका दूध 85 रुपये लीटर है, बोतल में पैक होकर आता है और यूनिवर्सिटी और सेक्टर में उनका दूध होता है। तो उनका मट्ठा भी 40 रुपये लीटर बिकता है और घी उनके वहाँ 3,000 रुपये लीटर है। अच्छा। हाँ, तो अभी हमने तो उस तरह से शुद्ध घी की और शुद्ध दूध की क्या पहचान है? शुद्ध दूध की पहचान है अपने सामने निकलवाओ और घी वही होता है जो दूध से निकला हुआ होता है। आज जो बाजार में घी है नहीं, दूध से तो सारे ही दूध से घी निकालते हैं, सभी कहते हैं भी ये घी जो है हमारा घी बढ़िया है। भारत की जो गाय है कोई भी चाहे नस्ल हो उसका घी A2 होता है। उसके घी को 20 ग्राम A2 जो आप कह रहे हैं तो उसकी पहचान कैसे करेगा? आम बंदा तो पहचान नहीं कर सकता ना। एक तो मान लो घी दे दिया, पीला रंग है घी का, हम मान बैठे कि घी जो है ये गाय का है, ठीक है,
तो उसकी शुद्धता की पहचान कैसे करें? उसकी खुशबू जो होती है, जो भी चाहे वो देसी हरियाणा नस्ल हो, चाहे वो थार पारकर हो, या फिर वो साहिवाल हो, या राठी हो, गिर हो, उस घी की खुशबू से हम पहचान लेते हैं। मेरे पास 5 डब्बे रखो, मैं बता दूंगा कौन सी गाय का घी है। आप बताना कि कौन और सा है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 ग्राम घी खाना चाहिए। घी हमारी आंतों की मसाज करता है और घी हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। सोते समय 2-2 बूंद देसी गाय का घी नाक में डालने से कभी माइग्रेन की समस्या नहीं होती, सर दर्द भी नहीं होता। और पैर के तलवों की मालिश सरसों के तेल से की जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। गर्मी के दिनों में घास पे जो ओस पड़ती है उसमें नंगे पैर घुमा जाए और रात को पैर धो करके सरसों तेल की मालिश करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जो सर दर्द की सर की जो नसें हैं वो पैर के तलवों में हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो आयुर्वेद से जुड़े हैं वो उसका उपचार करते हैं। गाय के घी को लेने की विधि है, सब्जी में ले सकते हैं, लिक्विड जैसे तरल सब्जी हो, और या दूध में डाल के पी सकते हैं। 20 ग्राम प्रति व्यक्ति लेना चाहिए। तो चंद्रशेखर जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे इस विषय में? आज हमारे देश में जितना भी घी है वो लोगों को असली घी मालूम नहीं है। और असली घी यदि व्यक्ति 100 ग्राम भी लेने लगे तो पूरे भारत में जितनी हमारी जनसंख्या उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। चंद लोग हैं जहाँ मिलता है। शहरों में 3000 रुपये से 3200 रुपये से घी स्टार्ट है, और नोएडा जैसे शहरों में तो 5-5 हजार रुपये किलो का भी घी है। तो कुल मिलाकर के घी जो है अपने दूध से निकाला हुआ घी होता है, अपने आके मक्खन मिला हुआ हो। और ये जो बाजार का घी है ये भगवान भरोसे का है, इसमें कोई तत्व नहीं है। एक जो मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका नाम है रिफाइंड। रिफाइंड यानी कि कचरा ऑयल। सरकार ने इसको बेचने की जो परमिशन दी है, रिफाइंड ऑयल से क्या होता है, जितना भी आज कचौड़ी, समोसी, भटूरे, पूरी पकवान जो बनते हैं शादी ब्याह में, वो रिफाइंड से बनते हैं। और रिफाइंड को 464 फ़ारेनहाइट पर बोला जाता है। इसमें गैलोक्सिन, ब्लीचिंग, हेक्सिन मिला करके उसका मटमैला रंग साफ किया जाता है। और इसको जो रिफाइंड है ये हार्ट की नसों को ब्लॉक करता है। सरसों तेल खाने से कभी भी किसी को बीमारी नहीं होती, लेकिन जो लोग आज हार्ट अटैक से मर रहे हैं उसमें देखा गया कि 100% उसमें रिफाइंड की भूमिका है। तो हमारे देश में जो रिफाइंड है, कचरा ऑयल है, हम तो अपने देशवासियों से कहेंगे इसको बंद कर दे और सरसों तेल, काली सरसों या पीली हो, उसको अपनाएं। तो इतना सारा मान लो घी तो हम नहीं ला सकते ना भाई, दुकानदार है वो अपना फायदा भी देखता है, तो इतना सारा घी भी नहीं लाएगा, तो वो रिफाइंड में ही बनाएगा सब चीजें। सरसों तेल का विकल्प सबसे बेहतर है। सरसों तेल में और रिफाइंड में 20-25 रुपए का अंतर है। सरसों तेल खाने वाला व्यक्ति कभी भी सरसों का तेल क्या भाव है? सरसों का तेल 150 से लेकर 165 तक है। काली का 150 है और पीली का 165 है। अच्छा, तो चंद्रशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी सारी जानकारी। निकट भविष्य में हम लोग सरकार को भी इस विषय में संज्ञान में भेज रहे हैं कि किसी तरह से आप ये जो बीमारी पैदा करने वाली चीजें हैं इन पर अंकुश लगाएं, और जो भारत के स्वास्थ्य का जो राज है, जो उद्देश्य है, उसके लिए आप अपने कदम बढ़ाएं। लेकिन सरकारें हमारे विपरीत दिशा में जा रही हैं और बहुत सारे लोग इस विषय पर अभी चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हाँ, आगे हमें इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा और ये जागरूक करना पड़ेगा प्रति व्यक्ति को। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, सभी गायों के बारे में बताया। आगे भविष्य में भी हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। धन्यवाद। ये देखिए, पहले इन्होंने गाय को बांधा है, इससे पीछे जो है इनके दोनों पैर बांधे हैं, और अब ये बछड़ी जो आई है ये यहाँ गाय का दूध पी रही है। अब बांधा इसलिए जाता है ताकि वो दूध में पैर ना मार दें, क्योंकि गाय जो है वो मक्खी वगैरह लगती है ना तो वो हिल जाती है, तो डर रहता है दूध में पाँव मारने का। तो ये कितनी देर तक आप ये दूध पिलाते हो इसको गाय का? जैसे कैसे पता लगता है कि हाँ भाई हो गए? ये दूध निकालने लग जाएगी इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये कितने महीने की हो गई है ब्याई हुई? मेरे को पता नहीं। अच्छा अच्छा, चंद्रशेखर जी को मालूम है ना? है चंद्रशेखर जी की। और जहाँ पे वो 3 गौवें वहाँ बंधी हुई थी बाहर, और 2 गौवें जो है यहाँ बंधी हुई हैं। और इन 2 गौवों के हैं क्या ये 3 बछड़ा बछड़ी क्या है चंद्रशेखर जी? 4 बछड़ी हैं। 4 बछड़ी हैं। इनका क्या 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 नाम रखा आपने? मधु, और इसका नाम है गोमती। गोमती, और ये जो सामने है इधर ये ललिता है। हाँ जी।
और ये जो बंदी हुई है सामने, ये गीता है। गीता। और इन गायों का क्या नाम है? इस गाय का नाम कांता है। कांता। ये साहिवाल है। अच्छा। और हरिद्वार से लाया हूँ मैं इसको। हाँ जी। और ये अभी चौथी बार ब्याई है। और अच्छा। वो अपने यहीं की पाली है, वो भी साहिवाल है। हाँ जी। वो अपने यहीं पैदा हुई थी, जैसे बच्चियां हैं। ये दोनों क्या है? ये वाली कौन सी थी बताइए? दोनों साहिवाल है ये। दोनों ही साहिवाल है। हाँ। अच्छा। अब हरियाणा में ये साहिवाल जो है पंजाब की नस्ल थी, लेकिन हाँ। हरियाणा सरकार ने इसको अपने इसमें शामिल किया है। हाँ। और मिल्किंग में भी यदि जो गायें 10 किलो दूध देती है बच्चे से अलग, 1 महीने की ब्याई हुई, तो उसको हरियाणा सरकार 10,000 रुपये पुरस्कार देती है। अच्छा। और रिकॉर्ड में लगाते हैं वो। हाँ जी। और 15 और वाले को 15,000, 20 किलो लीटर वाले को 20,000 रुपये, ये हरियाणा सरकार की स्कीम आती है प्रति अच्छा। वर्ष। तो क्या आपने ये जो स्कीम है इसको जीतने का कुछ लक्ष्य बनाया है? अभी मालूम पड़ा था 3 महीने पहले ही हाँ इस जी। तरह का है। हाँ। लेकिन उनका नियम ये है कि जब ब्याह तो 1 महीने के अंदर वो इसका दूध रिकॉर्ड देखते हैं। अच्छा। तो अभी जैसे आगे भविष्य में जो भी गाय हमारे यहाँ ब्याएगी साहिवाल, हाँ। तो उस समय हम इसको लगाएंगे मिल्किंग के लिए। ठीक। तो आप प्रयास कर रहे हो लगातार, बहुत हाँ, अच्छा चला रहे हो। अभी हम लोग जो भारतीय गाय है उसका दूध अल्फा 2 है। और वो दूध, दही, मट्ठा, घी उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके विपरीत जो विदेशी गायें हैं उसके दूध में हानि ही हानि है। आज बाजार में उसका दूध नकली दूध मिलता है हर नकली जगह दूध मिल रहा है, सिंथेटिक मिल रहा है। हाँ। और हमने जब देखा कि बाजार में दूध नहीं मिल रहा तो हमने दूध आप कितने रुपए किलो देते हो ये चंद्रशेखर जी? हमारे यहाँ का दूध 80 रुपये लीटर है। अच्छा जी। हम गायों को इस समय चने की दाल और गेहूँ, चने का छिलका और बिनोले की खल और सरसों की खल ये खिलाते हैं। हरी घास में प्राकृतिक घास है और ज्वार की घास भी खिलाते हैं और भूसा मिलाकर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये भैया ने है ना दूध निकालना शुरू कर दिया है साहिवाल गाय का। तो ये किस कीमत में लेके आए थे आप? ये जो गाय लाए थे ये 50,000 रुपये की आई थी। अच्छा। और कोई भी गाय जो 10 लीटर की है वो 50,000 रुपये से कम आती नहीं है। अच्छा। हाँ, आने के बाद में वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। 1 आध लीटर घट भी जाती है। हाँ। और पूरी भी हो जाती है, क्योंकि जो जब लाते हैं तो लाने के बाद में उसके खान पान पर सब निर्भर करता है। हाँ जी। तो क्या आपको इससे कुछ मतलब जो आप ये व्यापार कर रहे हैं इसका व्यापार ही लगाइए, क्योंकि थोड़ा घर का गुजारा तो करना ही पड़ता है। तो इससे कुछ आपको फायदा भी हुआ है व्यापार में, या मतलब सब सामान ही चल रहा है, या कैसे है? अभी पिछले वर्ष जो हमारे साथी हैं राजेंद्र आर्य जी, जिनकी जगह है, उन्होंने मुझे 30 जुलाई को 30 जून को ये गाय के लिए कहा था कि हम ये गायें पहले मैंने गौशाला चलाई थी कि आपको दे रहे हैं, आप लेना चाहते हैं। तो 1 जून को मैंने ये रिसीव की थी। हाँ जी। और उस समय भूसा अंदर हो गया था। उस समय 900 साढ़े 900 रुपये कुंटल था। फिर मैंने 1200 रुपये तक खरीदा। तो 1 साल में उस समय कोई गाय ब्याई हुई नहीं थी। मेरे 1 साल के अंदर 2,20,000 रुपये खर्च हुए खिलाने पिलाने पर। 2 गायें थी, लिम्पी नाम की एक बीमारी आई, वो गिर गायें थी 80-80 हज़ार की, वो दोनों उस बीमारी में मारी गई। मैंने बहुत इलाज कराया, करीब 22-23 हज़ार रुपये उनके इलाज पे लगाए। अच्छा। तो मुझे पहले साल में लॉस हुआ। अभी भी मेरा ये है कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं, क्योंकि गायें कम हैं। ज़्यादा गायें होगी, दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा, तब हमें कुछ लाभ मिलेगा। अभी तक तो हम ये सोचते हैं किसी तरह से हमारा ये काम चल जाए और हमारे जो साधक लोग हैं उनको दूध उपलब्ध हो जाए। लेकिन निकट भविष्य तो में क्या आप छाछ भी बेचते हैं? छाछ हम बेचते नहीं हैं। छाछ जैसे हमारे पास होती है, जो भी हमसे हमारे इष्ट मित्र हैं, जो हमारे परिचित लोग हैं, हम उनको ऐसे ही छाछ देते हैं। बेचने का तो तब होता है जब कोई ज़्यादा भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो। आज बाजार में जो छाछ मिलती है, जैसे बीटा की है, वो 30 रुपये लीटर है। उसमें सब मिक्स गायों के छाछ है। हाँ जी। अमेरिकन है, सब तरह की है, फ्रीजन है, होस्टन है। लेकिन हम लोग हमारे A2 जो छाछ होता है, जो भी 2-4 अपने लोग हैं, हम उनको 1 लीटर ऐसे दे देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का ये व्यापार का उद्देश्य नहीं है। भविष्य में जैसे जैसे हम फार्म डेवलप होगा, जब समय आएगा, कम से कम उसमें 25-30 गायें मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा। अभी तो हमारे पास 4-5 गायें हैं, तो बस जो दूध मिलता है उसी से अपने घर का काम चलता है। तो आपका जो है सुबह कितना दूध हो जाता है टोटल गायों का? अभी सुबह जो मेरे पास ये गायें दूध देती हैं, इनका दूध होता है 12 लीटर और शाम को होता है 8 लीटर। अभी टोटल 20 लीटर के अंदर दूध है। और तो आपका कितना दूध जो है वो बाहर जाता है, और कितना आपके पास? 15 लीटर जाता है। कभी घट भी जाता है तो 15 लीटर दूध जाता है। और गायों का जो हिसाब है वो 1 महीने का खिलाने पिलाने का, खल चोकर छिलका
45,000 रुपये खर्चा आता है। कहीं कभी कभी डॉक्टर का कभी खर्चा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अभी हम बस ये चाहते हैं किसी तरह से भी हमारा ये नो लॉस प्रॉफिट चलता रहे, और जो भविष्य में ज़्यादा गाय होगी फिर तो आप शादी की हुई है, आप ब्रह्मचारी हैं? हाँ, हम लोग शादी वादी नहीं की है, शादी का झमेले में नहीं। मेरा जो इंटरेस्ट है वो गाय के ऊपर है। हाँ। और भारत में जो आज परिस्थितियां हैं हाँ। वो बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। इसमें कोई व्यक्ति गाय पालने की स्थिति में नहीं है। हम किसानों से जिनके पास खेत हैं वो तो गाय पाल सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है, एक अमेरिकन बांधते हैं घर में, वो 20 लीटर दूध देती है, वो 30 रुपये लीटर उनका दूध जाता है, तो 1200 का दूध जाता है, और वो उसको 400 रुपये खिलाते हैं और 800 रुपये उनको बचते हैं। वो कहते हैं कि हमें न तो बीमारी से मतलब है, हमें तो बस पैसे से मतलब है। और मेरे पास तो सारा ही लेके भूसा से भी 1 लाख का भूसा लिया है, सब ही चीज़ मोल की है। भूसा लो, कोई भी घास लो, ज्वार लो, और खल चोकर छिलका, इससे अभी सब मोल का खिला रहा हूँ। बस मेरा ये शौक़ है, मैं से कहूँगा मेरा जुनूनी शौक़ है। आज हमारे देश में जितनी गोचारण भूमि है, 15% कुल भूमि की 15% भूमि गोचारण भूमि है, और ये भारतीय किसानों ने छोड़ी हुई है गाय के लिए। ये मुगलों के टाइम में भूमि सुरक्षित रही और ये अंग्रेजी राज में भी सुरक्षित रही, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ ये भूमि पर लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। और हरियाणा प्रदेश में तो सरकार इसको ठेके पे देती है, डीसी बोली लगाते हैं। हमने यहाँ निरीक्षण किया गाँव का, तो मालूम पड़ा है सब। और इसी कारण से गाय का घर छीन लिया गया, उसकी भूमि छीन ली गई, और गाय आज आपको सड़क पर मिलेगी, सड़क पर रहती है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा। तो आने वाले समय में मैं इसके लिए बहुत एक अभियान छेड़ने वाला हूँ कि सबसे पहले गोचारण भूमि खाली हो, और उसमें जितनी गायें घूम रही हैं सब तारबंदी करके सरकार उसमें ले जाए। सरकारों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार हमारे यहाँ भारत को आज पूरे विश्व में गोमांस बेचने वाले की दृष्टि देखा जाता है, नंबर 1 बना दिया है। अभी सरकार ने एक नया कानून पास किया, वो जीवित पशु को बेच रही है। पहले तो 1.25 लाख गायों को डेली गायें बछड़े कत्ल होकर के विदेश मांस जाता था, बीफ, और अभी सरकार ने उसको एक कानून लिया है, पास कर दिया है कि वो उसके तहत अब जिंदा पशुओं को यहाँ से विमान में भर के भेजेगी और वहाँ कटिंग होगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है। जो भारत भूमि पर जो भी जीव जन्मा है, यहाँ तो सदैव जियो और जीने दो का यहाँ जैन मुनियों से भी संदेश मिलता है, और ये भूमि उसके लिए जानी जाती है। लेकिन अभी की जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, इसमें हमारे पास कहीं भी घी दूध नहीं है, और जो बाजार का दूध है, जो पैकेट का दूध है, वो सिंथेटिक दूध है, वो दूध के जैसा लगता है, उसी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और हॉस्पिटलों में देखो लाइन लगी हुई है। यदि लोगों को शुद्ध खान पान मिले, आज खाने की बात छोड़िए, पीने का पानी हमारे पास नहीं है। जो मिनरल भोजन पचाने के लिए आवश्यक होते हैं वो निकल जाते हैं पानी में से। मशीन में छना हुआ पानी हम पी रहे हैं, उसको कह रहे हैं मिनरल वाटर। महीनों की बोतल पैकिंग करी हुई, जिसमें 3.5 रुपये खर्चा आता है, वो बोतल हमें 20 रुपये मिलती है। और कोई भी फल सब्जी आप लो, सब में स्प्रे हो रहा है, सब में जहर हो रहा है। पहले व्यक्ति 17 ग्राम यूरिया प्रतिदिन खा रहा था, लेकिन आज 150 ग्राम यूरिया अपने भोजन में दोनों समय के में खा रहा है। और साग सब्जी या कोई भी फल लो, आम जिसे वह, सब मसाले से, सब केमिकल से पकाए जा रहे हैं। इतनी दयनीय दशा है। सरकारों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार सोचती है पब्लिक बहुत बड़ी है, जिससे चलेगा चलता रहेगा। आज सबसे पहले हमारे पास शुद्ध अन्न, शुद्ध आहार की व्यवस्था हो, हमारा जल शुद्ध हो। इसके लिए हमें नए मानदंडों के साथ आगे आना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस गाय की गोचारण भूमि को खाली करा करके, उसमें गायों के शेड बना करके, और उनका 3 भागों में उनको विभक्त करना पड़ेगा। सबसे पहले में देसी, नंबर 2 पे दोगली, और तीसरे शेड में जो ये विदेशी हैं, जिसे वर्ण संकर बोलते हैं। इसके बाद सरकार को ये जो सांड घूम रहे हैं, इनको बंध्याकरण करा के इनका उच्च क्वालिटी के सांड हर जगह, हर गोधाम पर छोड़ने पड़ेंगे, और हर 3 साल में वो सांड बदला जाए। सांड के जब बच्चे हो जाते हैं तो उससे वो क्रॉस नहीं कराए जाते। इस प्रकार से पूरा 15 वर्ष का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें गाय की नस्ल सुधार होती है। जैसे जैसे गाय हमारी नस्ल सुधार होगी, अभी उससे ये मान के चलिए आप, जो अमेरिकन है उसकी बच्ची होगी, अगर भारतीय सांड से क्रॉस कराएंगे तो उसकी बच्ची इस तरह चौथी पीढ़ी में वो पूरी भारतीय नस्ल जिस ब्रीड का है, चाहे वो साहिवाल है, चाहे वो लाल सिंधी है, राठी है, चाहे वो थार पारकर है, उसी की बछड़ी बन जाती है। दूसरी बात ये कि सरकारों ने जो काम हाथ में लिए वो आसमान में चले गए। जैसे शराब का काम देखिए, वो आसमान छू रहा है, लेकिन जो भारत की कृषि और गोपालन था वो धराशायी हो गए हैं।
खेती में जितना जहर पड़ रहा है ये परत दर परत छन छन करके जमीन में जाता है और जमीन में जाके जल को दूषित कर देता है। आज से 40 साल पहले जल का स्तर 20 फुट पर था और भोजन जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग करते थे तो हमारे घरों में किसान परिवार से सब्जी तो बनती नहीं दोनों टाइम। शाम को हरी मिर्च को तल करके उसी से और रोटी के साथ उस पानी से घूटते थे जिसे गोलगप्पा बनाते हैं। ये देखिए दूध को यहाँ छान रहे हैं। मैं चंद्रशेखर की रोक रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रोका है। ये देखिए बाकायदा बहुत साफ़ सफाई से कार्य किया जाता है यहाँ। इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब दूसरी गाय का दूध निकालने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हमारी जो सरकारें हैं, सरकारों ने मांस व्यापार का जो रवैया अपनाया है और जो लंबे समय से चलता आ रहा है वो भारत भूमि के लिए बिल्कुल खतरनाक है। यहाँ यदि अपना हाथ जरा से उंगली कट जाती है सब्जी काटते हुए तो भी हमें कितना कष्ट होता है, और जब गाय उस पर 200 डिग्री खोलता हुआ पानी डाला जाता है। इनको बांधना पड़ेगा क्या? देखिए दोस्तों, मैं आई हूँ यहाँ एक गौशाला में और ये अभी हम इन 3 गायों की जानकारी बताएंगे और 2 गायें जो अंदर बंधी हुई है उनके बारे में। अब चंद्रशेखर जी आप बताओ ये कौन सी गाय है और क्या नाम है गाय का और कितना दूध देती है और कहाँ से आप लेके आए हो? ये गाय है राठी ब्रीड। अच्छा जी। इसको मैं सिरसा से लेके आया हूँ। हाँ, और अब ये 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। राठी का दूध 4 महीने में छूट जाता है। हाँ हाँ, और इसका नाम है गोमती। गोमती। हाँ, और ये दूसरी है, ये है हमारे यहीं की पली हुई है। इसका नाम है देवी। हाँ। ये गिर है, जी। गुजरात वाली गिर। ठीक है। और इसका ये कितना दूध देती है? ये इसका जो दूध है ये 10 लीटर है। 10 लीटर है। हाँ। और ये बताओ कि ये जो है कितने उसका कितना है दूध जो आपने वो इसका 9 तक है। वो कौन सी है उसकी प्रजाति? इसकी प्रजाति राठी है। राठी। और ये भी राठी है? ये गिर। ये गिर है। हाँ। अच्छा, गिर और राठी में क्या पहचान है? गिर और राठी में पहचान ये है, राठी इस तरह से चितकबरी होती है। चितकबरी तो ये भी है। हाँ। हाँ राठी की जो है छोटी नस्ल है। हाँ इसकी गोटी देख रहे हो ना जिसे? हाँ जी। और ये जो गिर है इसके कान देखो, मेन सबसे गिर के कान इस तरह के होते हैं। अच्छा जी। हाँ, और ये बड़ी मतलब संवेदनशील है, अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह से मतलब उसको घर की तरह से सदस्य की तरह से रहती है ये। हाँ जी। इसको बहुत लाड प्यार दुलार करता हूँ। हाँ जी। तो यदि कोई इसके मालिक पे हमला करे तो ये उसको एकदम मारने की दौड़ पड़ती है। अच्छा जी। और इसकी बहुत शांत स्वभाव की है, और जब इसका दूध निकलता है इसको अगर चमकी नहीं करो तो ये गुस्सा करती है। इसकी ऐसी आदत बन चुकी है, इसको चमकी जरूर चाहिए। अच्छा जी। और ये जो है ये है थार पारकर। थार पारकर। हाँ, ये अच्छा। जो थार रेगिस्तान ये आ गई है यहाँ। देखिए। ये प्यासी भी थार रेगिस्तान को अच्छा। 44 डिग्री टेम्परेचर में पार कर जाती है, प्यासी गाय भी। अच्छा जी। इसकी लंबी गोडी होती है, लंबी, और इसकी तकड़ी बॉडी है। इसके भारत में 2 केंद्र हैं, एक तो सूरतगढ़ में है बीकानेर, और एक केंद्र इसका ये इसको बांधना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बार बार में इधर आ रही है। तो उधर चलो पानी पिया चलो पानी पिया, वहाँ पानी पी ले। इसका अभी ये सोच रही कि कहीं मेरे मालिक पे हमला तो नहीं हो रहा। एक केंद्र इसका जो है बाबूगढ़ छावनी पड़ती है यूपी के अंदर, हापुड़ के पास। एक वहाँ पर है, उसमें थार पारकर प्लस हरियाणा नस्ल का। और ये भारत की ये भगवान श्री कृष्ण वाली प्रजाति है। और इसका जो सूरतगढ़ में जो केंद्र है वहाँ 2-2 लाख रुपए तक की बोली इन गायों की वहाँ छुटती है। अच्छा, तो सबसे महंगी गाय इन तीनों में से कौन सी है? क्या क्या रेट में है? क्या रेट में आती है ये? मतलब ये वाली गायें जब ब्याती है, इसका दूध अगर 12 लीटर है थार पारकर का, तो ये 1 से 1.25 लाख के बीच में आती है। अच्छा जी। हाँ, और ये जो गिर है, गिर का भी 75-80 के बीच में रहता है। दूध के ऊपर है, 10 लीटर देती है। और जो कुछ ज़्यादा भी मिलती है, लेकिन कोई भी गाय हो 16-17 से ज़्यादा नहीं देती भारत की गायें। इनका दूध जो है A2 होता है, अल्फा 2। इसके दूध में इतने प्रकार 50 से ज़्यादा प्रकार के विटामिन, दूध थोड़ा हल्का पतलापन रहता है, लेकिन इसका पीलापन होता है। इसके दूध और घी इसका नेत्र ज्योति होता है। और A2 जो दूध है या A2 जो मक्खन मट्ठा होता है, वो हमारी बॉडी के लिए
बहुत अच्छा रहता है और शरीर में कोई बीमारी नहीं होता, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। इसके विपरीत जो विदेशी गायें होती है उनका जो दूध है वो अल्फा 1 होता है, उसमें कोई गुण नहीं, वो स्वर से बनाई हुई पड़ जाती है। उसके दूध में जब गर्म करते हैं तो उसमें बदबू आती है, इसके दूध में सुगंध आती है। और जो थार पार की गायें हैं इसके दूध ये कैसा होता है इसका? इसका दूध सबसे अच्छा पचने वाला सुपाच्य होता है और इसके दूध में घी अधिक होता है। तो और सबसे ज्यादा घी होता है इसके उसमें। अच्छा, इसका दूध कैसा होता है, सफेद या पीला? सफेद रहता है, हल्का पीलापन लिए होता है। ठीक है, ठीक है। भारतीय गायें जो भी है उनका दूध हल्का पीलापन लिए होता है। जैसे जैसे वो प्रेग्नेंट होती है उस समय वो थोड़ा सफेदपन में चला जाता है, लेकिन जब ब्याती है तो पूरा पीलापन लिए होता है। मक्खन उसकी मलाई एकदम पीली आती है। अभी ये भी 4 महीने की प्रेग्नेंट है और वो राठी भी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो ये कितने दिन में मतलब वो ये 9 महीने के बाद 10-5 दिन लेती है। 9 महीने से पूरे 9 महीने लेती है। अच्छा। उसके बाद 10वें में 10-5 दिन लेती है, यानी कि मानो 9.25 महीने में लेती है। 9.5 के अंदर ब्याह जाती है। अच्छा, 9.5 के अंदर ब्याह जाती है। फिर ब्याने के बाद आप खाने में क्या देते हो इनको? खाने में इनको उस टाइम जब ब्याती है तो उसको बिनोला बांध करके दिया जाता है। बिनोले का दलिया, गुड़ की आउटी दी जाती है और दाने में अगर मौसम सर्दी का है तो मक्की है, बाजरा है, चना है और गेहूं है। और इस मौसम में गेहूं, चना और जौ ये दलिया दिया जाता है और चोकर का छिलका। अच्छा। और सर्दी के दिनों में बरसम होती है, भूसा होता है और गन्ने का गोला होता है। और इस मौसम में इनसे दूध जो है वो किससे बढ़ता है ज्यादा क्या देने से बढ़ता है? दाने से दूध बढ़ता है। और जो घास होती है, घास केवल पेट भरने के लिए है और दाना जो है दूध बनाने के लिए है। ठीक है, ठीक है। ये जो इस मौसम में तो अभी भूसा है और हरा चारा है। हाँ जी। और ज्वार होती है। सर्दी में गोला होता है, बरसम होती है, तो उसमें थोड़ा दूध भी बदलता है। जैसे गोला होता है तो उस समय दूध थोड़ा दूसरी तरह से होता है और भूसा होता है वो मौसम के हिसाब से दूसरी तरह से रहता है, लेकिन दाना बराबर दिया जाता है। दाने से इनका कैल्शियम बना रहता है और दूध भी यथावत रहता है। अगर दाना नहीं देंगे तो दूध घट जाएगा। अच्छा, चलिए हम दूसरी गायों की तरफ चलते हैं। चंद्रशेखर जी आइए।